Hello friends, I am back with my new video on the previous topic agriculture. Today we are going to continue our chapter which is agriculture. आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर. इन आवर लास्ट वीडियो वी सॉ अ चार्ट शोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक चार्ट में अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर को क्लासीफाई किया गया था, दिखाया गया था कि वो कैसे होते हैं. आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि वो क्या है. सबसे पहला है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. इट इज़ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग which is carried out at a small scale by a farmer to grow food for personal और community consumption. ये बहुत ही पुराना तरीका है फार्मिंग का, जिसे फार्मर्स करते हैं एक छोटे जगह पर अपने खाने के लिए और लोगों को खिलाने के लिए. इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज और द कम्युनिटी. इस तरह के फार्मिंग में फार्मर्स बहुत ज़्यादा तरह के क्रॉप्स उगाते हैं अपनी नीड्स को देखकर और अपने कम्युनिटी मतलब कि आसपास के लोगों को नीड्स को देखकर. अपनी फैमिली की नीड क्या है और कम्युनिटी की नीड क्या है इसे देखकर वो उगाते हैं क्रॉप्स. मैनी फार्मर्स ट्रेड देयर एक्सप्रेस क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स. बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो अपने क्रॉप्स को और अपनी लाइफ स्टॉक को बेच देते हैं, यानी कि ट्रेड कर देते हैं अपना सामान खरीदने के लिए. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन लेस डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इस तरह का एग्रीकल्चर अभी भी कॉमन है वर्ल्ड के उन पार्ट्स में जो अभी भी सही से डेवलप नहीं हो कर पाए हैं. Subsistence agriculture includes nomadic herding, shifting agriculture and intensive subsistence agriculture. Subsistence agriculture के जो पार्ट्स होते हैं वो है nomadic herding, shifting agriculture और intensive subsistence agriculture. Let us study about them one by one. हम उनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि वो क्या है. पहला है nomadic herding. People migrate along with their animals from one place to another in search of fodder for their animals. जो लोग nomadic herding करते हैं वो लोग एक से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं अपने एनिमल्स के लिए खाना खोजने के लिए. जनरली दे हेयर कैटल, शीप, गोट्स, कैमल्स, याक्स फॉर मिल्क, स्किन, मीट एंड वुल. आमतौर पर वो लोग अपने साथ रखते हैं कैटल्स को, शीप्स को, गोट्स को, कैमल्स को और याक्स को, उनके दूध के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, उनका मीट के लिए और उनके ऊन के लिए. इन दिस स्टेप it is common in parts of Central and Western Asia, East and Southwest Africa and Northern Eurasia. ये कॉमन होते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में, मतलब कि एशिया का सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका मतलब कि अफ्रीका का ईस्ट और साउथ वेस्ट का पार्ट, और नॉर्दर्न यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है कॉमन, उसको नॉर्दर्न यूरेशिया बोलते हैं, वहाँ पर ये कॉमन होते हैं. इन इंडिया भोतियाज एंड गुज्जर्स आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालयाज. इंडिया में भोतियाज और गुज्जर जो होते हैं वो हिमालयाज के नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं. दूसरा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. आफ्टर द सॉइल loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators move to a new plot. जब किसी सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो जाता है एग्रीकल्चर करते करते, तो उस लैंड को किसान मतलब कि उस ज़मीन को किसान खाली छोड़ देते हैं और एक नई जगह पर चले जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए. पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डू नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ. जो भी लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं उनका कोई स्थिर जीवन नहीं होता है, वो हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं. It is prevalent in dense forests of tropical Africa, Southeast Asia and some parts of Northeast India. ये कहाँ कहाँ कॉमन होते हैं? ये कॉमन होते हैं अफ्रीका के घने जंगलों में, साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि एशिया का साउथ ईस्ट पार्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ पार्ट्स में. क्रॉप्स लाइक कसावा, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. इस तरह के फार्मिंग में जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं कसावा, स्वीट पोटैटो और टैपियोका. तीसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड. इस तरह के एग्रीकल्चर में हम आमतौर पर देखेंगे कि जो आउटपुट होता है वो पर यूनिट ऑफ लैंड में बहुत ज़्यादा होता है. द टर्म इंटेंसिव सबसिस्टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इन थिकली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ टर्म यूज़ किया गया है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, यूज़ किया गया है एग्रीकल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जिसको कि स्मॉल जगह प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब कि छोटे जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है इन थिकली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वो भी वहाँ पर जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन द मानसून रीजन्स ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. और वो भी खास तौर पर कहाँ पर? साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में, मतलब कि एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ का साउथ ईस्ट एशिया का जो साउदर्न पार्ट है
और जो एशिया का साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर। ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ड्यू टू मैकेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स। अभी के कुछ सालों में अगर हम देखें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, इम्प्रूव किया है। क्यों? क्योंकि उसमें मशीन्स का यूज़ होने लगा है इसलिए। और जो सीड्स हैं और जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी पहले से इम्प्रूव किए हैं। The countries like China, India, Japan, Malaysia, Korea, Philippines and Taiwan have adopted improved system of intensive agriculture. ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस और ताइवान, ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर का इम्प्रूव्ड सिस्टम है उसे अडॉप्ट किए हैं। अब है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टिपिकली done on a very large scale with the purpose of selling the produce in the market to make profits. कमर्शियल एग्रीकल्चर मेनली किया ही इसलिए जाता है कि उसका जो प्रोड्यूस होगा, मतलब कि उसका जितना भी उपज होगा उसे हम मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। फार्मर्स सेलेक्ट एंड सो अ सिंगल क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नेचुरल एंड मार्केट कंडीशंस ऑफ द रीजन। जो फार्मर्स होते हैं वो एक सिंगल क्रॉप सेलेक्ट करेंगे वहाँ का नेचुरल कंडीशन देखकर और जो मार्केट में डिमांड है उसे देखकर। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन अ वेरी लार्ज साइज फार्म्स। ये एक स्पेशलाइज्ड तरह है एग्रीकल्चर का जिसे कि हम बहुत बड़े जगह पर प्रैक्टिस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप स्पेशलाइजेशन। इसे हम क्रॉप स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रैंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। इस तरह के एग्रीकल्चर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रैंचिंग और डेयरी फार्मिंग में। लेट अस स्टडी अबाउट देम वन बाय वन। अब हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या सब क्या है डिटेल में। पहला है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इन दिस प्रोसेस एग्रीकल्चर इज डन ऑन लार्ज स्केल ऑन बिग लैंड होल्डिंग्स बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स। इस प्रोसेस में एग्रीकल्चर बहुत बड़े जगह पर होता है और बहुत बड़े ज़मीन पर भी होता है जिसमें कि मॉडर्न मशीन्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स। इसे जनरली प्रैक्टिस किया जाता है स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स में, मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है वहाँ पर। वेयर लैंड इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस एंड द इनपुट ऑफ लेबर इज़ लेस। वहाँ पर हमें लैंड बहुत ईजिली मिल जाएगा, ज़मीन खेती करने के लिए। और जो लेबर होता है वो भी कम पैसे में काम करते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज लार्ज बट पर हेक्टेयर यील्ड इज कंपैरेटिवली लेस। अब ज़मीन बड़ा है हमारा तो वहाँ प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा प्रोडक्शन वहाँ पर। लेकिन जो पर हेक्टेयर यील्ड होता है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना उपज हुआ, वो बहुत कम होता है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द यील्ड। जो उपज होता है उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए हमें वहाँ पर उसे स्टोर करने के लिए। कॉर्न, व्हीट एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं कॉर्न, व्हीट और ऑयल सीड्स। व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड अलॉन्ग विद द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इट इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। जब हम एनिमल्स को रियर करते हैं कल्टीवेशन ऑफ लैंड के साथ साथ, उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। बोथ फूड क्रॉप्स एंड फॉडर आर कल्टिवेटेड। मिक्स्ड फार्मिंग में फूड क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं और जो एनिमल्स के लिए फॉडर होता है वो भी उगाया जाता है। दिस गिव्स अ बूस्ट टू द इनकम ऑफ द फार्मर्स। इससे फार्मर्स की इनकम को बूस्ट मिलता है, मतलब कि वो और बढ़ता है उनका इनकम। इट इज़ कॉमन इन अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट यूरोप। ये कहाँ कहाँ कॉमन है? ये कॉमन है अर्जेंटीना में, ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कि इंडिया भी है उसमें भी कॉमन है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में और वेस्टर्न यूरोप में ये सब कॉमन है। दूसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप फार्मिंग इज डन। ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है एग्रीकल्चर का जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप फार्मिंग किया जाता है, मतलब कि एक ही क्रॉप का खेती किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम बेनिफिट ऑफ सिंगल क्रॉप इज ऑब्टेन्ड कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल ईयर्स। इस सिस्टम में जो सिंगल क्रॉप का बेनिफिट होता है उसको हम लगातार कुछ साल तक पा सकते हैं। It requires huge capital investment, scientific method of farming, transport facilities, efficient management, and skilled but low cost labor in large number. इसके लिए हमें चाहिए बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फार्मिंग का साइंटिफिक मेथड, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, एफिशिएंट मैनेजमेंट, स्किल्ड बट लो कॉस्ट लेबर इन लार्ज नंबर। मतलब कि जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए लेकिन वो पैसा कम लें और स्किल्ड होने चाहिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है
वो कॉमन होता है जो वर्ल्ड का गर्मी वाला इलाका होता है वहाँ पर। तीसरा है लाइवस्टॉक रैंचिंग। लाइवस्टॉक रैंचिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो लाइवस्टॉक रैंचिंग है वो भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। इट इज़ द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। इसमें जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनका कमर्शियल ग्रेजिंग होता है खुले जगह पर। It is mostly adapted in arid or semi-arid temperate regions where the soil is too poor to support crop and the population is sparse. इसे मेनली अडॉप्ट किया जाता है कहाँ पर, जो बंजर जगह होते हैं, एरिड मतलब रेगिस्तान के आसपास वाले जगह, और सेमी एरिड मतलब कि जो कुछ ही क्रॉप्स को सपोर्ट कर सकते हैं उगने के लिए वहाँ पर। और टेम्परेट मतलब कि जो इक्वेटर का ऊपर का पार्ट होता है वो होता है टेम्परेट रीजन। वहाँ का सॉइल बहुत पुअर होता है, वहाँ पर ये अडॉप्ट किए जाते हैं। तो अगर सॉइल पुअर होगा मतलब कि मिट्टी का फर्टिलिटी कम होगा तो वो क्रॉप को सपोर्ट कर नहीं पाएगा उगने के लिए। और वहाँ पॉपुलेशन बहुत स्पार्स होता है मतलब कि पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ लाइवस्टॉक रैंचिंग किया जाता है। दिस एक्टिविटी इज़ कॉमन टू द ग्रासलैंड्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये जो एक्टिविटी होता है वो कॉमन होता है अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स में। द लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट आर चीफली एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ स्टॉक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही कम दाम में पूरी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक आर शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। जो मेजर टाइप के लाइफ स्टॉक के एनिमल्स हैं वो हैं शीप, कैटल, गोट्स और हॉर्सेस। चौथा है डेयरी फार्मिंग। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये एक स्पेशलाइज्ड तरह है एग्रीकल्चर का दूध के प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी। ये एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है। वर्ल्ड वाइड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड न्यूजीलैंड इज़ द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर। पूरी दुनिया में इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है और न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काउ मिल्क को एक्सपोर्ट करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है।